नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 जून 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, आज की खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर किए जाने वाले मजेदार फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं आज के वीडियो की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज के वीडियो में द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, S&P ग्लोबल रेटिंग्स और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसी संस्थाओं का जिक्र आया है। उसके अलावा जो भी और फैक्ट खास इसमें रहे हैं उनको मैंने अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है, तो उनके बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सरकार ने कहा है कि देश में पहली बार कोविड-19 महामारी के इन्फेक्शन से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या इन्फेक्टेड लोगों से ज्यादा हो गई है। ये हमारे लिए अच्छा संकेत है। एक स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अभी तक 1,35,205 लोग ही ठीक हो चुके हैं और कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड 1,33,632 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की जो दर है हमारे यहाँ वो बढ़कर 48.88% हो गई है और पिछले 24 घंटों के दौरान कम से कम 5,991 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 6 शहरों में कोविड-19 से निपटने के उपायों की समीक्षा के लिए नगरपालिका स्वास्थ्य अधिकारियों और राज्य स्वास्थ्य विभागों के साथ समीक्षा की जा रही है और इसके लिए केंद्रीय दल तैनात किए जा रहे हैं जो उन्हें तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराएंगे। ये शहर हैं मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और बेंगलुरु। ये जो केंद्रीय दल है वो अगले सप्ताह में इन शहरों का दौरा करेंगे और कोविड-19 से निपटने के उपायों की समीक्षा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम पैनल में शामिल और राज्य सरकारों द्वारा कोविड अस्पतालों के रूप में अधिसूचित सभी अस्पतालों को आदेश दिया है कि उन्हें CGHS लाभार्थियों को कोविड संबंधी उपचार उपलब्ध कराना होगा। जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो होती है उसके तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज की सुविधा मिलती है। इस पैनल में शामिल जो अस्पताल कोविड अस्पतालों के रूप में अधिसूचित नहीं है वो भी CGHS लाभार्थियों को उपचार या भर्ती करने से मना नहीं कर सकेंगे। ऐसे अस्पतालों को सभी अन्य उपचार के लिए CGHS नियमों का पालन करते हुए शुल्क वसूलने होंगे। दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई करनी होगी। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय ने CGHS पैनल में शामिल सभी स्वास्थ्य देखभाल संगठनों के लिए कल आदेश जारी किया। यह आदेश निजी अस्पतालों और CGHS के तहत अन्य निदान केंद्रों में उपचार कराने में परेशान के संबंध में मिली शिकायतों के बाद किया गया है। बात करते हैं वंदे भारत मिशन की। एयर इंडिया ने वंदे भारत अभियान के 3rd फेज के तहत यूरोपीय देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने की उड़ानों के लिए टिकटों की बिक्री शुरू कर दी है। आवेदक को स्थानीय भारतीय दूतावास या हाई कमीशन में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और इसके बाद यह लोग एयर इंडिया की वेबसाइट से अपना टिकट खरीद सकते हैं। सरकार ने वंदे भारत अभियान के 3rd फेज को नियमित वाणिज्यिक उड़ान शुरू होने तक जारी रखने की घोषणा की है। 3rd फेज के तहत 9 जून से 30 जून तक एयर इंडिया उत्तर अमेरिका और यूरोप के लिए 300 उड़ानों का संचालन करेगी। मालदीव से 200 भारतीय मालदीवियन एयरलाइंस के जरिए भारत लाए गए हैं। पहली उड़ान 118 भारतीय नागरिकों को लेकर त्रिवेंद्रम आई, जबकि दूसरी उड़ान 82 भारतीय नागरिकों को लेकर चेन्नई आई है। इसके साथ ही वंदे भारत अभियान के तहत मालदीव से 3000 भारतीय लोगों को भारत लाया गया है। भारतीय उच्चायोग मालदीव में कंपनियों और व्यक्तिगत समूहों के लिए चार्टर्ड उड़ानों का भी प्रबंध करने में मदद कर रहा है। हम जानते हैं कि मालदीव में 20,000 के आसपास भारतीय रहते हैं और 5,000 से अधिक लोगों को स्वदेश वापसी के लिए उन्होंने पंजीकरण कराया है। हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने कहा कि इस महीने की 30 तारीख तक खाड़ी देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए 58 और उड़ानें शुरू की गई हैं। एक ट्वीट में श्री पुरी ने कहा कि वंदे भारत अभियान के 3rd फेज में परसों से 107 की जगह 165 उड़ानें संचालित की गई। श्री पुरी ने कहा कि 3rd फेज में 30 जून तक यूरोप के लिए 80 उड़ानें संचालित की जाएंगी। इनमें से 2 उड़ानें लंदन और 2 अन्य यूरोपीय देशों के लिए होंगी। उन्होंने कहा कि पहली घोषणा के अनुसार 70 उड़ानों के अलावा 10 और उड़ानें अमेरिका और कनाडा के लिए शुरू की गई हैं। आगे बढ़ते हैं। इस महीने की 15 तारीख तक चलने वाली मेरा जीवन मेरा योग वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता में एंट्रीज भेजने के लिए लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने 31 मई को आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के दौरान इस प्रतियोगिता की घोषणा की थी। इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR जो है उस द्वारा ज्वाइंट रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के अवसर पर लोगों में योग के प्रति रुचि बढ़ाने और उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। तो एक अच्छे मौका सरकार ने प्रतियोगिता आयोजित की है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इस साल का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून को डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मनाया जाएगा, जिसमें कोई सामूहिक सभा नहीं होगी
इस साल की थीम जो है वो योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली होगी। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में आईसीसीआर के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने बताया कि दुनिया भर के लोग माई लाइफ माई योगा की वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हजारों प्रविष्टियां प्राप्त हो रही हैं जिसमें लोग खुशी खुशी अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। इन प्रतियोगिता में 18 साल से कम आयु के युवक युवती, उसके अलावा 18 साल से जो अधिक आयु के महिला पुरुष हैं और योग शिक्षक जो है वो भाग ले सकते हैं। इसके लिए आपको 3 मिनट का वीडियो बनाना होगा जिसमें योगासन से होने वाले लाभ का भी जिक्र हो। इसके बाद इस वीडियो को आयुष मंत्रालय, देश का नाम और माई लाइफ माई योगा को हैशटैग कर ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना होगा। भारत के प्रतियोगियों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विजेता को 1 लाख रुपए का पुरस्कार, द्वितीय स्थान प्राप्त करने के लिए वाले को 50,000 और थर्ड पोजीशन वाले एक बंदे को 25,000 रुपए का इनाम मिलेगा। वही इंटरनेशनल लेवल पर जो फर्स्ट प्राइज जीतेगा उसके लिए $2,500, सेकंड प्राइज के लिए $1,500 और थर्ड जो पोजीशन होगी उसके लिए $1,000 की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। साथ ही उन्हें ट्रॉफी और एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है वो अब 5 अगस्त को होंगे। कोविड महामारी के कारण 2 बार ये चुनाव पोस्टपोन हो चुके थे, इसके बाद ये नई तारीख तय की गई है। 2 मार्च को श्रीलंका की संसद भंग कर दी गई थी और संसदीय चुनाव 25 अप्रैल को आयोजित कराया जाना था, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप के कारण इसको स्थगित करना पड़ा। श्रीलंका में चुनाव कराने के लिए नए स्वास्थ्य निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत चुनावी रैलियों में 500 से ज्यादा लोग भाग नहीं ले सकते। साथ ही उम्मीदवारों को प्रचार के लिए मीडिया के साथ साथ प्रचार सामग्री आदि के उपयोग की सलाह दी गई है। श्रीलंका की संसद का जो कार्यकाल था वो पूरा होने से 6 महीने पहले ही सरकार को संसद को भंग कर दिया गया था, ताकि जो वहां के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं उनकी अगुवाई वाली सरकार को पूर्ण बहुमत मिल सके। लेकिन कोरोना की वजह से चुनाव की जो तिथि थी वो 2 बार पोस्टपोन करनी पड़ी। विपक्षी दलों ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनाव स्थगित कर पुरानी संसद को बहाल करने की घोषणा की थी, जिसे अदालत ने पिछले सप्ताह रिजेक्ट कर दिया था। श्रीलंका में पिछले 1 महीने से ज्यादा की अवधि में सामान्य आबादी में कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है और ये देखना होगा कि चुनाव इससे क्या सुचारू रूप से संपन्न हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। बात करते हैं आज की लास्ट खबर की। क्रेडिट रेटिंग देने वाली जो एक संस्था है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, उसने भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ की जो साख है हमारी उसको स्टेबल रखते हुए BBB- उसकी रेटिंग निर्धारित की है। उसने कहा कि अर्थव्यवस्था की विकास दर का खतरा बढ़ रहा है और मौद्रिक जो स्थिति है वो स्थिर रहेगी। अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत 2021 के बाद दिखाई देंगे। ये सेकंड लास्ट खबर थी। बात करते हैं लास्ट खबर की ओर। शेयर मार्केट की बात करते हैं। दुनिया के शेयर बाजारों से मिले जुले संकेतों के बीच कल घरेलू शेयर बाजार में तेजी दिखाई दी। दिन भर के कारोबार में जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है हमारा, उसका सेंसेक्स जो है वो 290 अंक बढ़कर 34,247 पर बंद हुआ। उसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी जो है वो 70 अंक की बढ़त के साथ 10,116 पर पहुंच गया। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें। बात करते हैं आज स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 11 जून है और 11 जून 1742 को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने फ्रैंकलिन स्टोव का आविष्कार किया था। 11 जून 1770 को कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया के ऑफशोर पर ग्रेट बैरियर रीफ की खोज की थी। ग्रेट बैरियर रीफ अपने आप में एक बहुत बड़ी रीफ है जो वहां काफी पर्यटक पहुंचते देखने के लिए। 11 जून 1963 को वियतनाम के एक बौद्ध सन्यासी ने दक्षिणी वियतनाम में बौद्धों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में अपने आप को जला लिया था। उनकी इस कार्रवाई का वैश्विक प्रभाव पड़ा था। ये बहुत फेमस घटना हुई थी सेल्फ इमोलेशन की। 11 जून 1975 को नॉर्थ सी ऑयल फील्ड से पहली बार तेल निकाला गया। उसके अलावा सेम डे और सेम डेट को 11 जून 1975 को ग्रीस ने अपना जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अपनाया। 11 जून 2010 को अफ्रीका महाद्वीप में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप आयोजन किया गया। इस 19वें वर्ल्ड कप की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई थी और स्पेन इसका विजेता बना था। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू दोस्तों, बाय।